आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 20, जी हमारी स्टीफन हॉकिंग। प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यदि बीमारी उनका दामन न थामती तो वो मस्तिष्क को इतना एकाग्रचित न कर पाते या उनका दिमाग इतना प्रखर न होता और इस तरह भी विज्ञान को अपना अमूल्य योगदान न दे पाते। बीमारी ने उन्हें प्रेरित किया और गणितीय प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर नहीं, ज्यामितीय और चित्र रूप से मस्तिष्क में ही हल करने को बाध्य कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 11 डायमेंशन से। आइंस्टीन के बाद महानतम और निर्विवाद रूप से सर्वाधिक चर्चित वैज्ञानिक चिंतक स्टीफन हॉकिंग का जीवन विचित्र विडंबनाओं और विरोधाभासों की एक ऐसी दास्तान है जो प्रख्यात अंग्रेज कवि जॉन मिल्टन की दृष्टिहीनता और जर्मन संगीतकार बीथोवेन की बधिरता की तरह एक साथ ही गौरवमयी, कारुणिक और रोमांटिक नजर आती है। ऑक्सफोर्ड से स्नातक करने के बाद जब यशस्वी छात्र स्टीफन ज्योतिर्विज्ञान में शोध करने कैम्ब्रिज आए थे, तभी उनमें मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य बीमारी का पता चला। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें केंद्रीय स्नायु तंत्र विकृत हो जाता है और धीरे धीरे मांसपेशियों को बेकार कर देता है। तब स्टीफन 21 वर्ष के थे। उन्हें बताया गया कि वे 2-3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए स्टीफन 68 वर्ष के हैं। स्टीफन ने मौत को तो धोखा दे दिया, पर उनका शरीर युवावस्था में ही गतिहीन और निष्क्रिय हो गया। सौभाग्य से इस शारीरिक निष्क्रियता का साथ देना मस्तिष्क को मंजूर न था। वे व्हीलचेयर तक सिमट गए, लेकिन व्यर्थ हो चुके शरीर में एक ऐसा विशुद्ध और असाधारण सक्रिय मस्तिष्क मौजूद है जो तभी से अनंत ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। उसके रहस्यों को गणित, भौतिकी और ज्योतिर्विज्ञान के जरिए सुलझा रहा है। मनुष्यों द्वारा उठाए गए शाश्वत सवालों, ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, ये इस तरह क्यों है, ये कैसे खत्म होगा, इसे रचने में रचयिता की क्या रुचि थी और जिसने इसे रचा उसे किसने बनाया, वो हल करने के लिए न सिर्फ जूझ रहा है। 1979 से स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के व्यावहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग से गणित के ल्यूकासियन प्रोफेसर के उस पद पर आसीन है जिसे कभी न्यूटन ने सुशोभित किया। 1985 में स्टीफन हॉकिंग गंभीर रूप से निमोनिया की चपेट में आ गए थे। उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि डॉक्टरों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। उनको जिंदा रखी हुई लाइफ मशीन के प्रणाली को बंद करने के लिए डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से अनुमति चाही। पत्नी ने मना कर दिया। अंततः उनकी सांसों को जारी रखने के लिए डॉक्टरों को उनकी स्वर तंत्री को शल्य चिकित्सा कर हटाना पड़ा। एक बार फिर स्टीफन ने मौत को मात दे दी थी। हालांकि शारीरिक निष्क्रियता के साथ साथ वे इस बार अपनी वाणी से वंचित हो गए। तब से वे व्हील चेयर पर लगे कंप्यूटर की मदद से वाणी संश्लेषक, वॉइस सिंथेसाइजर के जरिए बात करते हैं। बातचीत करने के लिए स्टीफन वर्ड+8 द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर इक्वलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। उनके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में कर्सर चलता रहता है। ऐटी हुए अंगुलियों के साथ वे टाइप नहीं कर पाते, बल्कि दोनों हाथों के पैडों पर लगे स्विच पर दबाव डालकर उन्हें रोकते हैं। उनके बाएं हाथ की अंगुली भी जरा सी चल सकती है। इससे वे कंप्यूटर मॉनिटर के निचले हिस्से में लगे इंडेक्स से अक्षरों, शब्दों और वाक्यांशों का चयन करते हैं। जब स्क्रीन पर पूरा वाक्य या पैराग्राफ बन चुके होते हैं, तब इसे बोलने के लिए वाणी संश्लेषक को क्लिक कर देते हैं। वे हाँ के लिए अपनी भुओं को उठाते हैं और ना के लिए अपनी बाईं आंख झपकते हैं। वैसे उनका सारा लेखन और संवाद इसी संप्रेषण प्रणाली के जरिए 15-20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होता है। उनके द्वारा लिखे या बोले जाने की ये प्रक्रिया उबा देने की हद तक धीमी होती है। एक तेजस्वी और सृजनशील मस्तिष्क किस तरह मंद गति से अपने विचारों को शब्द देने के लिए हमेशा के लिए अभिशप्त है, जानना बहुत दुखद है। स्टीफन हॉकिंग की देखभाल के लिए 10 परिचारिकाएं, जिनमें प्रत्येक हर सप्ताह 10 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करती हैं। वो 7:45 बजे उठते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, 11:30 बजे अपने विभाग पहुंचते हैं और शाम 8 बजे वापस घर आ जाते हैं। फिर उन्हें नहलाकर आधी रात तक सुला दिया जाता है। रात के दौरान एक नर्स उनकी करवट बदलती है। 1988 में स्टीफन हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक, यानी कि समय का संक्षिप्त इतिहास लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने उस सिद्धांत से परिचित कराने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड का प्रारंभ कैसे हुआ और ये किन मूलभूत नियमों से नियंत्रित होता है।
अब तक इसका 45 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और वो गैर कथा साहित्यिक पुस्तकों में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। अनेक वैज्ञानिक शोध पत्रों और पुस्तकों के साथ उन्होंने 1993 में ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स पुस्तक भी लिखी है। अब तक उन्हें तमाम मान्य उपाधियां और अनेक पुरस्कार तथा सम्मान मिल चुके हैं। 1982 में उन्हें कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। 1989 में कंपनियां ऑफ ऑनर बनाया गया। वे द रॉयल सोसाइटी के फेलो और अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सम्मानित सदस्य भी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।